अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के एरिया पे डिस्कशन अपनी कंप्लीट की थी पास पेपर डिस्कशन के साथ। तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है। अभी तक हम तीन अपने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का और एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का, और ये उनकी वेटेज है जो हम देख चुके हैं। बाकी अब हमारे तीन एरिया अभी रहते हैं, जिनमें अब जो एरिया हम शुरू करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। तो पिछले चैप्टर से कोई क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हो, कोई क्वेरी आपके ध्यान में? सोराब लिमिटेड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन 8, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में सवाल करना चाह रहे हैं। कौन सा? जी बेटा, सोराब लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन आप कुछ करना चाह रहे हैं? बस ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने हमारी क्लास में भेजा इसलिए हुआ है कि कोई ना कोई हंसी मजाक का पहलू पैदा करता रहे। तो जी, एनी क्वेश्चन? कोई और सवाल जी? यहाँ से आपको पता लगा ना क्वेश्चन पढ़ना कितना अहम है, कितनी बोल्ड लोग एक चीज़ लिखी हुई और आपने मिस की हुई है उसको, और शायद आपने क्वेश्चन 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए आप फंस गए। आपने डायरेक्ट सोल्यूशन का ऑडिट शुरू कर दिया। चले, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से यकीनन नहीं पढ़ा आपने, इसलिए इतनी बोल्ड में लिखी हुई फिगर को मिस किया आपने। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम अगर देखते हैं फिलहाल पास्ट पेपर के ट्रेंड के हिसाब से, तो इसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी कम नजर आती है। यहाँ पे मॉडल पेपर में सिर्फ एक एमसीक्यू नजर आ रहा है, स्प्रिंग में एक सवाल 10 नंबर का आ रहा है, ऑटम में 0 है, स्प्रिंग 23 में एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 मार्क का है। लेकिन अब आपको पता है कि चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। ऑटम 23 से वो बदली है, ये जो स्याही नजर आ रही है इसकी वजह से कि ये पोर्शन है स्टैट्स का निकल गया। जब ये स्टैट्स का पोर्शन निकला है तो यकीनन बाकी एरियाज की वेटेज सिग्निफिकेंस बढ़ गई है, क्योंकि मार्क्स जो निकले हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने फाइनेंशियल एनालिसिस के एरिया के मार्क्स नहीं कम किए, एक टॉपिक कम कर दिया, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनका वेटेज बढ़ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि शायद वर्किंग कैपिटल में पहले जो थोड़ा था हल्कापन नजर आ रहा था, शायद वो अब नजर हमें ना आए, ये भी एक रेगुलर परमानेंट फीचर बन जाए हमारे पेपर का। पहले तो कभी नहीं है, कभी है और कभी ना होने के बराबर है, लेकिन अब शायद ये एक रेगुलर फीचर हमारे सिलेबस का बन रहा होगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज जो आते हैं, दैट इज नॉट द वर्किंग कैपिटल नॉलेज जो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हम वर्किंग कैपिटल का नॉलेज सीखने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है। वो उस वर्किंग कैपिटल कैश फ्लोज बनाना जो हमने सीखा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, ठीक है, वो हमें वर्किंग कैपिटल रिलेटेड नॉलेज नहीं है, वो एक लिमिटेड सा एक हैंडलिंग है जो हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रेफरेंस से सीखी है। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल की एरिया पर डिस्कशन शुरू करते हैं। ये एरिया बहुत लेंथी एरिया नहीं है। ओरिजिनली ये टॉपिक जब होता था ना फाइनल लेवल के सिलेबस में, ये टॉपिक सीए फाइनल के सिलेबस से आया हुआ है। सीए फाइनल लेवल के सिलेबस में हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो चैप्टर होता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट होता था, ये उसका एक हिस्सा होता था, और फुल अपने स्कोप में वहाँ पे ये जब आता था तो एक चैलेंजिंग और लेंथी टॉपिक होता था। लेकिन हमारे कैफ में जब इसको शामिल किया गया है तो बड़ा लिमिटेड स्कोप के साथ, लिमिटेड नॉलेज के साथ यहाँ पे लाया गया है। बहुत सी की वर्किंग की कैलकुलेशन जो हम सीफैप में करते थे वो स्किप कर दी गई हैं, बहुत ही लिमिटेड सी वर्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारा हल्का फुल्का छोटा सा एक चैप्टर है, बहुत लेंथी काम नहीं है। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे काम किया, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पे काम किया, काफी डिटेल वर्किंग थी, इधर उतनी डिटेल वर्किंग नहीं होने वाली। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से पहले हम अपने आपको वर्किंग कैपिटल से इंट्रोड्यूस कराएं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल के बारे में एक नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है कि मैं आपसे पूछूं वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो बड़ी आसानी से बताओगे करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन शायद ये नॉलेज अकाउंटिंग के लिहाज से तो काफी हो आपके लिए, लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़े फाइनेंस का, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम सीखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जैसे हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में सीखा था कि हमने कैपिटल एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना हो तो हाउ टू मेक डिसीजंस, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके, किन टूल्स को इस्तेमाल करके हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक एस्पेक्ट होता है फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एस्पेक्ट होता है फाइनेंस की अरेंजमेंट, जिसके लिए हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल कंपनी को फाइनेंस की जरूरत हो अरेंज करने के लिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डेट, इक्विटी, काफी डिस्कशन हुई। फिर उसी की कंटिन्यूएशन में हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी डिस्कस कर लिया कि फाइनेंस अरेंज करते हुए हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि हम उसकी कॉस्ट भी कम से कम रख सकें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारी इफेक्ट करती है। तो फाइनेंस की सिलेक्शन करते हुए हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ख्याल में रखना है। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की कैलकुलेशन, उसकी मेजरमेंट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कंसीडर करते हुए सोर्स की सिलेक्शन, हमने काफी कुछ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इस पे भी हमने डिस्कशन कर ली। अब हम उसी एस्पेक्ट को लेकर चलते हुए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे आ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल जैसे हमने कहा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को कहते हैं। यहां से आप जो चीज समझें अगर, तो एक करंट एसेट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं,
और करंट लायबिलिटीज हमारे फाइनेंस का सोर्स होती हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स होती हैं। करंट लायबिलिटीज में, करंट एसेट में क्या है? करंट एसेट में आपके स्टॉक हैं, आपके डेटर्स हैं, आपके कैश एंड बैंक बैलेंसेस हैं, बड़ी लिमिटेड सी लिस्ट अगर हम देखें। करंट लायबिलिटीज में क्या है? आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, आपके बैंक लोन्स हैं, आपके ओवरड्राफ्ट हैं, ठीक है, ये आपके क्रेडिटर्स की करंट लायबिलिटीज की छोटी सी लिस्ट है। तो करंट एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, जैसे आप कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट हमने वैल्यूएट की थी, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस में कैपिटल एसेट की फाइनेंसिंग पे ज्यादा बात की थी, हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस में ज्यादातर हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को डिस्कस किया था। तो यहां पे हम थोड़ी सी बात शॉर्ट टर्म एसेट की फाइनेंसिंग के रेफरेंस से भी कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्किंग कैपिटल की टर्म को मजीद जरा एलैबोरेट करें। तो एक मतलब वो जो आप सीख चुके हो, लेकिन दूसरा मतलब भाई ये हम मेजर करते क्यों हैं, वर्किंग कैपिटल मेजर क्यों किया जाता है? तो भाई ये है इसका अहम मकसद। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आप मेजर करते हो टू असेस द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। अब व्हाट इज मेंट बाय द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एन एंटिटी? कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके बता सके लिक्विडिटी पोजीशन से क्या मुराद है? जी, एग्जैक्टली, एबिलिटी द ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल ड्यू। कैश आपके पास होना मतलब ये नहीं कि आप लिक्विड है। कैश आपका 100 रुपया, लायबिलिटी 500 रुपए है, आपकी लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। 100 रुपया लायबिलिटी आपकी 90 या 100 है, देन यू कैन से हाँ भाई हम लिक्विड है, वी हैव एनफ कैश, लिक्विड रिसोर्सेज, नॉट जस्ट कैश, लिक्विड रिसोर्सेज टू मीट आवर लायबिलिटीज व्हेन दे विल फॉल ड्यू। सो दैट इज लिक्विडिटी। तो हमें नेट वर्किंग कैपिटल की जो इंफॉर्मेशन होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये जो हमें आंसर मिलता है, ये आंसर हमें किसी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में कमेंट देता है। हायर द वर्किंग कैपिटल वैल्यू, द हायर द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। अच्छा, ये भी एक बात होगी कि हमने कहा जी ये प्रायर नॉलेज था आपका, एक नई बात आपको ये सिखा दी गई, लेकिन उससे भी अहम नई बात जो है वो ये है कि वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये ज्यादा एक अहम और एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है अबाउट वर्किंग कैपिटल। आपने पढ़ा क्या है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अज्यूमिंग आपके करंट एसेट में पैसा इन्वेस्टेड था 100 रुपए का, करंट लायबिलिटी से आपने लिया हुआ पैसा 60 रुपए का, वर्किंग कैपिटल बना आपका 40 रुपए। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि हमने 100 रुपए अपने एसेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन 100 रुपए में से 60 रुपए हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज किए हुए हैं। करंट लायबिलिटी क्या होती है? ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, ये हम इनको शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। सारी चीजें वही है ना जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में डिस्कस किया था। तो हमने कहा जी 100 रुपए के हमने एसेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, 60 रुपए हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंस से रेज किए हैं, और बाकी 40 है वो कहां से आए? लॉन्ग टर्म से। ये है बेसिकली ये अमाउंट ऑफ करंट एसेट फाइनेंस यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये आपकी करंट नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस में हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स दैट हैज बीन फाइनेंस्ड यूजिंग लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इसलिए इसको वर्किंग कैपिटल कहा जा रहा है। कैपिटल तो होता ही लॉन्ग टर्म है ना भाई, कैपिटल तो होता ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? वो लॉन्ग टर्म फंड जो वर्किंग में डे टू डे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि करंट एसेट्स कौन से हैं जो डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल होते हैं? बैंक हैं, स्टॉक्स हैं, यही है ना करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल मुराद लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फंड्स जो डे टू डे वर्किंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, 40 रुपए। तो ये होगी जनाब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे भी हम आते हैं, लेकिन हमने वर्किंग कैपिटल का मतलब अभी समझा है। जो मतलब हम पहले सीख के आए थे, ये भी एडिशन आ गई उसमें, और ये ज्यादा अहम एडिशंस में आ गई कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या बना। अच्छा, जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की, जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हमारा है मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इसको हम डिफरेंट अंदाज से देख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स से मुराद डिफरेंट एस्पेक्ट इसमें आते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स में करंट एसेट्स की मैनेजमेंट से मुराद है हमें करंट एसेट्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लाइक डेटर्स को हमें कितना उधार देना चाहिए, स्टॉक्स हमें कितने रखने चाहिए, हमें कैश एंड बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए हमारे पास जो हमारी बिजनेस के हिसाब से मुनासिब हो। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स से मुराद हाउ मच टू इन्वेस्ट इन करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज से मुराद कि भाई हमें करंट एसेट के लिए से 100 रुपया चाहिए, तो करंट लायबिलिटीज में से उनमें से कितना पैसा लाया जाए, और जो बाकी बात जाएगा ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। अब करंट लायबिलिटी से पैसा लाने में आपको बैंक से शॉर्ट टर्म लेना है, लोन लेना है, ओवरड्राफ्ट लेना है, क्रेडिटर से उधार लेना है, उधार लेना है या नहीं लेना, कैश पे चलना है। सो ये सारी बातें भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के स्कोप में आती हैं। सो करंट एसेट्स में पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, करंट लायबिलिटीज से इन एसेट्स को किस हद तक फाइनेंस करना है, और लॉन्ग टर्म जो बैलेंस बचा वो लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे कितना रिलाय करना है करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए। ये है आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ओवरऑल स्कोप। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज से रिमेनिंग की फाइनेंसिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि हमारी करंट एसेट्स अगर जितने ज्यादा करंट लायबिलिटीज है, तो इसका मतलब है कि हम जो अपना नॉन करंट एसेट्स से जो ग्रोथ हो रही है वो हम रोक रहे हैं फ्यूचर में। नॉट नेसेसरली बेटा, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे।
कहाँ इन्वेस्ट करना था। बेटा आपको ये किसने कहा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से सोर्स की कोई लिमिट है? ये तो तब है ना भी लॉन्ग टर्म से 100 अवेलेबल है, इसको कैपिटल में लगाओ या करंट एसेट में लगाओ, आपके ऊपर है। तो हाँ भी 100 ही अवेलेबल है, तो अगर हम इधर 70 लगा लें तो 30 ही लगेंगे। लेकिन ये आपको किसने कहा कि लॉन्ग टर्म से 100 ही अवेलेबल है और शॉर्ट टर्म से बाकी अवेलेबल है? इट्स अबाउट अ कॉम्बिनेशन। हमें लॉन्ग टर्म से भी फाइनेंस मिलता है, शॉर्ट टर्म से मिलता है, हमें कौन सा सोर्स हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है उसकी ऊपर हमारी डिस्कशन अभी होगी। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इसमें। अच्छा जी, हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और फाइनेंसिंग की बात करेंगे, लेकिन इसमें हमें जो डिस्कस करना है अहम चीज है दैट इज ऑब्जेक्टिव। हमारा मकसद क्या होना चाहिए वर्किंग कैपिटल में मैनेजमेंट में? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम जनरली कहते हैं इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, टू कंपनी शुड मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी। आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इस अंदाज में करनी है कि कंपनी सफिशिएंट हो। लिक्विडिटी से मुराद कंपनी शुड हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट टू सेटल इट्स लायबिलिटीज व्हेन दे फॉल ड्यू। सो आपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज को इस अंदाज में मैनेज करना है कि यू शुड मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी। और दूसरी बात, एट द सेम टाइम यू मस्ट मैनेज वर्किंग कैपिटल इन अ मैनर दैट यू आर एबल टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अच्छा, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात। नॉर्मली कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत अहमियत दी जाती है। रीजंस हमें पता है, अभी लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व हैं, तो बड़ा सोच समझ के फैसला करना है, फिजिबिलिटी बननी है, फिजिबिलिटी रिव्यू होनी है, कमेटी ने अप्रूव करना है, फिर बजट कमेटी बनेगी, उसने रिव्यू करना है, फिर कैपिटल एसेट या इन्वेस्टमेंट होगी। सोच समझ के फैसला किया जाता है, गलत फैसला ना हो जाए। लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डे टू डे डिसीजन होते हैं ना, किसको उधार दें, किसको ना दें, स्टॉक कम रखें, स्टॉक ज्यादा रखें, किस सप्लायर से बाय करें, किससे बाय ना करें, कैश पे बाय करें, क्रेडिट पे बाय करें। लगता है देखने में ये छोटे फैसले हैं, ये इतने अहम नहीं है कारोबार के लिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज ऑफन इग्नोर्ड सब्जेक्ट। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रियलिटी में जो बिजनेसेस फेल होते हैं, लिक्विडेशन में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो इसलिए नहीं बंद होते कि उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट की थी, कैपिटल प्लांट गलत ले लिया था, प्रोजेक्ट गलत शुरू कर दिया था। ज्यादातर बिजनेसेस जो बंद होते हैं वो इस वजह से बंद होते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं किया, वर्किंग कैपिटल को सही मैनेज नहीं किया। दे फेल टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी, दे फेल टू मीट द ऑब्लिगेशन व्हेन दे इट फॉल ड्यू। लिक्विडेशन फाइल होगी, कंपनी को बिजनेस बंद करना पड़ गया, प्रॉफिट बेहतर आशा थे, लिक्विडिटी नहीं थी, कंपनी बंद होगी। क्योंकि प्रॉफिट्स आर नॉट कैश, प्रॉफिट्स आर नॉन कैश। आपको बिजनेस चलाने के लिए प्रॉफिट जरूर चाहिए, बट दे आर यूजलेस अनलेस दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश। आप चीजें बेची जा रहे हो, उधार पे बेची जा रहे हो और रिकवरी कर ही नहीं रहे। उधार पे चीजें बेची जा रही हो, रिकवरी कर नहीं रहे, तो कारोबार कैसे चलेगा भाई? पैसा आएगा तो सप्लायर को दिया जाएगा ना, सप्लायर के दोगे तो अगला मटेरियल आएगा, नई प्रोडक्शन होगी। अब आप प्रोडक्शन कर करके बेच दिया, रिकवरी नहीं कर रहे, तो सप्लायर को देने के लिए पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन लैदा रुकी, सप्लायर ने केस लैदा ठोक दिए कि मेरे पैसे नहीं दे रहा। तो आपने बहुत सेल की, पीएनएल दिखाते रहो उसको बैठ के, मेरा तो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का मुनाफा है, भाड़ में जाए मुनाफा, मुझे देने को तुम्हारे पास 10 लाख है नहीं, मुझे 20 करोड़ का पीएनएल दिखा रहे हो। तो लिक्विडिटी भी रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी रखनी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, और इन दोनों ऑब्जेक्टिव में हम कहते हैं जी इनमें कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है? लिक्विडिटी मींस यू मस्ट हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स। आपके पास बैंक में कोई पैसे पड़े होने चाहिए, आपके पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पड़ी होनी चाहिए, नीड बेसिस पे आप उनको इस्तेमाल कर सको। आपको लिक्विडिटी के लिए लिक्विड एसेट्स चाहिए। लेकिन कारोबार में एसेट्स कहां से आते हैं? जब आप फाइनेंस अरेंज करो, फाइनेंस के अगेंस्ट ही एसेट क्रिएट होते हैं ना भाई, और फाइनेंस जब आप अरेंज करते हो ज्यादा कॉस्ट। तो आपने कहा जी लिक्विडिटी बढ़ानी है तो लिक्विड एसेट्स बढ़ाओ बिजनेस में। लिक्विड एसेट डेबिट कैश करना है, डेबिट बैंक करना है, तो क्रेडिट कहां जाएगा? कहीं ना कहीं लोन को जाएगा या शेयर कैपिटल को जाएगा, कहीं से सोर्स आएगा तो लिक्विड एसेट आपके पास मेंटेन होगा ना। सो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी को फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है, एंड फाइनेंस हैज अ कॉस्ट। तो आप लिक्विडिटी बढ़ाते हो, फाइनेंस ज्यादा लिया, उसकी कॉस्ट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। आपको नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, बार बार तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो लिक्विडिटी को थोड़ा सा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो भाई हमें तो बैलेंस रखना है दोनों में, हमें लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है सफिशिएंट, और प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है हमने, तो हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, हम ना लिक्विडिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना लिक्विडिटी बढ़ाने के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, और यही बैलेंस है। तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो है फेलियर बिजनेसेस, वो इस वजह से हो रही होती है, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है, और वर्किंग कैपिटल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जी बेटा, बेटा मैंने आपको बताया था कि 100 के करंट एसेट्स और 40 की करंट लायबिलिटीज हमें ये बता रही है कि हमने करंट एसेट में 100 रुपये, 100 रुपये के एसेट हमने खरीदे हैं, और ये 100 रुपये के एसेट खरीदने के लिए 60 रुपये हमने शॉर्ट टर्म सोर्स से अरेंज किया हुआ है, क्रेडिटर से, बैंक लोन, शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट से पैसा लिया हुआ है। जो बाकी 40 है ये हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी एक और बात आपको समझनी है
कि हम इसको इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे एकेडमिकली हम इसको ना करंट एसेट्स से बात का मिक्सअप करके यूज कर रहे होते हैं। अब वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की नहीं जाती, ठीक है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है? करंट एसेट में वो पैसा जो लॉन्ग टर्म से आया, तो इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में नहीं होती, ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो करंट एसेट में होती है। तो ये हम लेकिन अक्सर एकेडमिक्स में ये लिखा ऐसे नजर आता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है भाई, तो कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो इट्स नॉट अबाउट वर्किंग कैपिटल, इट इज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, देन इट्स फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे पिछली इक्वेशन में जाओ, करंट एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? 100 रुपया। फाइनेंसिंग कहां से करनी है? 60 रुपया शॉर्ट टर्म से, 40 रुपया लॉन्ग टर्म से, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है करंट एसेट्स में, और करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ये उसकी फाइनेंसिंग का ब्रेकअप होता है। तो लेकिन एकेडमिक्स में अक्सर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लिखा नजर आता है, तो आपने इसको मिक्सअप नहीं करना। क्लियर मीनिंग आपके देर में क्लियर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट क्या है। ये बात बेसिकली इन्वेस्टमेंट करंट एसेट की अक्सर हो रही होती है। तो हम करंट एसेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके फायदे क्या है? दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल। होल्डिंग इन्वेंट्री अलाउज द एंटिटी टू सप्लाई इट्स कस्टमर ऑन डिमांड। आप इन्वेंट्री रखोगे, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेंट्री रखो भाई, इन्वेंट्री रखोगे तो डिस्प्ले पे दिखा के कस्टमर को बेच पाओगे। इन्वेंट्री रखोगे, रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स हैं तो फौरन सप्लाई कर दोगे। रॉ मटेरियल है तो टाइमली प्रोडक्शन कर पाओगे। लेकिन अगर इन्वेंट्री नहीं है तो कस्टमर को डिस्प्ले पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, और कस्टमर अगर ऑर्डर देगा तो रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन देना, टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाते। सो वी मस्ट हैव इन्वेंट्री। देन क्लाइंट्स जो होते हैं उनके काफी ज्यादा कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको क्रेडिट पे भेजा जाए। उधार पे खरीदारी ये कारोबारी वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड का एक नॉर्म है। मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर दे बाय ऑन क्रेडिट, क्रेडिट कम हो ज्यादा उधार पे खरीदते हैं। तो उधार पे खरीदने के लिए भी आपको पैसा चाहिए ना, डेटर्स में पैसा करना पड़ता है। लोगों को उधार देने का मतलब, लोग आपसे, आपने एक चीज बनाई थी, पैसा खर्च किया, वो लेके चले गए, आपके से पैसा नहीं दिया, तो आपके जो करंट एसेट था स्टॉक से वो डेटर्स में ट्रांसफर हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी है डेटर्स में, तो डेटर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कस्टमर आपके किसी और सप्लायर के पास चले जाएंगे जो उधार पे चीजें बेचता है। सो डेटर्स में इन्वेस्ट करना भी मजबूरी है, और कैश भी कुछ रखना हमारे पास वो भी मजबूरी है। कभी बिजली के बिल आने हैं, कभी तनख्वाहें देनी है, कोई पुर्जा टूट जाएगा जो हमारे पास नहीं पड़ा होगा, कभी सप्लायर की पेमेंट ही हो जाएगी, कभी लोन की किस्त हो जाएगी। वी मस्ट हैव सम कैश एज वेल टू मीट सर्टेन रूटीन एक्सपेंसेस। और नुकसान क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट, तो हमें जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट नीचे जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट मजबूरी है हमारी, उसके बगैर कारोबार चलता नहीं। लेकिन वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट विल हैव सम कॉस्ट जिससे हमारे प्रॉफिट्स ड्रॉप होते हैं। अच्छा, ये एक छोटी सी इक्वेशन है, आगे कहीं ना कहीं हमारे इस्तेमाल में आने वाली है। एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान सी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड विद एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, और इसको हम कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वैल्यू कैलकुलेट करो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, उसको एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस से मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट टू द एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें थोड़े से एकेडमिक्स में जो प्योर मीनिंग बनते हैं इनके, और जो कुछ क्वेश्चन में चीजें हैंडल होती हैं, कुछ उसमें नॉर्मली नजर आएगी, बट विद द प्रैक्टिस एंड इलस्ट्रेशंस विल गेट यूज्ड टू द टर्म्स एंड द कॉन्टेक्स्ट जिनमें टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। बट ये एक छोटा सा फार्मूला है। अगर हमसे कहा जाए जी आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल बताइए क्या है, तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इनटू एनुअल कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, हमें इंटरेस्ट रेट बताया जाएगा, मल्टीप्लाई करें, हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिलती है। अच्छा जी, अब अभी मैं थोड़ी देर पहले जो आपको रोल बताया था वही रोल यहाँ पे दोबारा रिवाइज हो रहा है। एज अ फाइनेंस पर्सन, फाइनेंशियल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, हम इस फाइनेंशियल एनालिसिस सब्जेक्ट में वो कुछ काम या रोल सीख रहे हैं जो किसी एक मीडियम साइज कंपनी में एज अ फाइनेंस मैनेजर हमें करने की जरूरत पड़ सकती है। फाइनेंस के फंक्शन जो हमें परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के रेफरेंस से वी आर रिस्पॉन्सिबल ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें कितना पैसा चाहिए करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो पैसा कहां से लाना है, शॉर्ट टर्म से कितना, लॉन्ग टर्म से कितना। बिल्कुल वही जो इक्वेशन मैंने बताई थी उसकी कहानी वही दोबारा सामने आ गई है। यही बात मैंने तय की थी कि यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और ये पैसा लाना कहां से है, कितना यहाँ से कितना यहाँ से, कीपिंग इन व्यू दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए। ठीक है, तो यही हमारा रोल होता है फाइनेंस मैनेजर में। अब इन दोनों सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ढूंढने की इस चैप्टर में। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ फैक्टर्स जिन पे डिपेंडेंट है कि किसी बिजनेस को करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। फैक्टर नंबर 1, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो हम सर्विस इंडस्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ये भी बात हो जाती है कि नेचुरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लेट्स टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ज्यादा है, सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री में कम है। तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंडेंट है आपको करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। फिर विद इन मैन्युफैक्चरिंग भी सर्टेन बिजनेसेस लाइक जो बेस्ड हैं एग्री प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे राइस इंडस्ट्री है, जैसे व्हीट इंडस्ट्री है, जिनका रॉ मटेरियल एग्री बेस्ड है। एग्री बेस्ड रॉ मटेरियल तो साल में 2-3 में नहीं मिलता ना,
तो इन बिजनेसेस को पूरे साल का रॉ मटेरियल 2-3 महीनों में खरीदना पड़ता है, फिर पूरा साल उसकी प्रोडक्शन करते रहते हैं उससे। लेकिन किसी और बिजनेस में चले जाएं, जैसे आप से कार मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं, जैसे आप सीमेंट में चले जाएं, तो वहां पे रॉ मटेरियल आपका सीजनल तो नहीं है, एग्री बेस्ड तो नहीं है, वो थ्रू आउट द ईयर मिलता है। सो दे कैन अफोर्ड टू हैव स्टेबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन राइस में जाओ तो राइस की प्रोक्योरमेंट शुरू होती है सितंबर में, सितंबर के महीने से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहां तक इन्वेंट्री चली जाती है, फरवरी इधर तक पहुंच गए, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन्वेंट्री नीचे आती रहती है। तो उनका इन्वेंट्री का साइकिल पूरे साल का ऐसे बनता है, जबकि सीमेंट में ऐसे ऐसे रहता है, कार्स में ऐसे ऐसे रहता है, अनलेस देयर आर सम अनयूजुअल चेंजेस। तो आपके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है आपको कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। अब आप राइस इंडस्ट्री में हो तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ जाती है नवंबर दिसंबर में जाके, ठीक है। इसी तरह आप वीट में हो तो वहां पे अप्रैल मई जून में वीट की हार्वेस्टिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है जब आप आटे की मिल चला रहे हो। लेकिन देयर आर सम बिजनेसेस जहां पे इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट स्टेबल है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अनसर्टेनिटी इन सप्लाई डिलीवरीज, सप्लायर कितना रिलायबल है, ये आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कैप 3 में पढ़ा है, सेफ्टी लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना आपने, कि अगर लीड टाइम सर्टन है वी मे डिसाइड टू नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, लेकिन अगर लीड टाइम अनसर्टन है तो हमें सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। एंड सेफ्टी स्टॉक मींस एडिशनल स्टॉक, एडिशनल स्टॉक मीन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इस पे बात हमने कैप 3 में की भी है। सो सप्लायर की रिलायबिलिटी जो है वो भी डिपेंड, उस पर भी डिपेंडेंट है आपको कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। द ओवरऑल लेवल ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी कितनी है। If you are producing more, you need more raw material. If you are producing more, you are selling more, you will have more debtors. Smaller businesses हैं, they will have smaller investment in current assets. Bigger businesses हैं, they will have larger investment in business. ये आपको बताई क्यों जा रही है बात कि आप एक सी बिजनेस में काम कर रहे हो और वो अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, you should know growing businesses need more finance for investment. मैंने आपको एक बात बोली थी ना कि बिजनेसेस फेल होते हैं, अब उनकी एक वजह सुनो जरा, रियलिटी में होता क्या है, और ये प्रैक्टिकली होता देखा है हमने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एक लेट्स अज्यूम आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो और कंपनी बड़ी मरी मरी चल रही है, कोई डिविडेंड नहीं देती, पिछले 3-4 साल से अभी प्रेशर में थी, तो आप इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा पछता रहे थे कि यार पैसे डाल तो दिए, कोई डिविडेंड ही नहीं आ रहा, कोई इनकम नहीं आ रही, हार्डली बस बराबर बराबर छूट रही कंपनी। एक दिन आपको खबर मिली कंपनी को गवर्नमेंट से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जिससे गवर्नमेंट की सालाना सेल 4 गुना हो जाएंगी। हाउ वुड यू फील? पैसा ही पैसा, यही बिल्कुल यही सोच होती है ऐसे बंदों की, पैसा ही पैसा। लेकिन जो बच्चे फाइनेंस पढ़े हैं वो क्या सोचेंगे, 4 गुना सेल होने जा रही है तो 4 गुना सेल के लिए इन्वेंट्री कहां से आएगी, डेटर्स उधार, गवर्नमेंट के पास पैसा तो 6-6 महीने, साल बाद निकलता है, वो पैसा कहां से आएगा। तो भाई छुप जाओ, कंपनी तो हमसे पैसा मांगेगी आप, क्योंकि भाई कारोबार चलाना है, आगे लेके जाना है तो पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन होता बिल्कुल वैसा ही है जैसे भाई ने कहा कि पैसा ही पैसा, भाई मोजे ही मोजे, तो मोजे ही मोजों के दार में आप बैठते हो, पैसों का बंदोबस्त किया नहीं, कंपनी से एग्रीमेंट साइन कर लिया, गवर्नमेंट से एग्रीमेंट साइन कर लिया, पैसों का बंदोबस्त है नहीं, डिलीवरी टाइम पे नहीं दे पाए, या डिलीवरी दे दी तो सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पाए, कंपनी बंद 6 महीने में। तो पहले तो आप 4 साल कम से कम कंपनी चल तो रही थी ना, लेकिन अब तो बाहर होगी, बंद होगी। ठीक है, 1 मिनट बेटा, मुझे कोई मैसेज बाहर से आया गलत। तो ओवरऑल एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी बढ़ती है तो एक्टिविटी बढ़ने से पैसे की जरूरत कारोबार को पड़ती है, एक्टिविटी बढ़ने को पहले सपोर्ट करोगे पैसा डाल के, सो एडिशनल इन्वेस्टमेंट पे एडिशनल रिटर्न आपको आएगी। ठीक है, आप कोई मैंने भाई 2 रुपए का शेयर खरीदा, 2 रुपए डाल के मैं 100 रुपए का कारोबार कर लूं तो ऐसा नहीं होगा। 100 रुपए का ऑर्डर मिल गया तो फिर पैसा भी 100 रुपए के साथ डालना पड़ेगा, फिर ही कारोबार चलेगा, फिर ही रिटर्न आएगी। सो ये ध्यान में रखना है। और यही वो वजह में कहते बिजनेस फेल हो जाते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, लोग खुश हो जाते हैं, अब तो कमाइयां होने लगी हैं, लेकिन एकदम उस साइकिल में फंस जाते हैं और फिर कारोबार बंद हो जाते हैं। कंपनीज क्रेडिट एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ती है ना, मजीद इंजेक्शन, फंड्स की इंजेक्शन करनी पड़ती है कंपनी में, क्योंकि एक्टिविटी बढ़ने का मतलब टर्नओवर बढ़ना, मोर इन्वेंट्री मोर डेटर्स, सो मोर इन्वेंट्री मोर डेटर मीन मोर फंड्स। अगर मोर फंड इंजेक्ट नहीं करोगे आप तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाता, अपनी कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पाता। कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी से बाद आप अपने कस्टमर को किन टर्म्स पे बेचते हो, टर्म्स विद द कस्टमर, ये क्रेडिट पॉलिसी होती है जी। योर टर्म विद द कस्टमर कुड बी कैश और योर टर्म विद द कस्टमर कुड बी क्रेडिट। आप उधार पे बेच सकते हो, कैश पे बेच सकते हो। अगर आप कैश पे बेचते हो तो आपको डेटर्स आपके जनरेट नहीं होते, आपके पैसे डेटर्स में ब्लॉक नहीं होते। लेकिन अगर आप उधार पे बेच रहे हो तो यू नीड मोर फाइनेंस टू फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, तो आपकी क्रेडिट पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा। आप 10 दिन के उधार पे बेचते हो, आपको कम पैसे चाहिए, 20 दिन को उधार पे बेचते हो, आपको ज्यादा पैसे चाहिए। आप 10 लोगों को उधार पे बेचते हो, आपको कम पैसे चाहिए, आप 20 लोगों को उधार पे बेचोगे, आपको ज्यादा पैसे चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर इंजेक्शन इन द बिजनेस। सो हमें पता होना चाहिए क्या वेरिएबल्स हैं जो हिलेंगे अगर हमारे कारोबार में, तो हमारे कारोबार में इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बदलेगी। और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बदलने का मतलब अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंस अरेंज करो रिक्वायरमेंट बदलने के साथ। अच्छा, यहां पे फिर मैं एक बात कर दूं जो मैंने पहले बोली थी, बार बार मैं आपको एम्फेसिस डाल रहा हूं। आप कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट आप खुद ट्रिगर कर रहे हो बाय चॉइस कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ना, तो आप उसकी प्लानिंग बड़े अच्छे तरीके से करते हो, एवेल्यूएशन करते हो, उसके फाइनेंस के बंदोबस्त की प्लानिंग करते हो, पैसा कहां से लाएंगे। लेकिन ये चीजें, इनमें से ज्यादातर आपके हालात खुद बदल जाते हैं एकदम। अक्सर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, और चूंकि आपके कंट्रोल में नहीं, आप उनके लिए रेडी नहीं होते, अलर्ट नहीं होते।
तो आप फेल हो जाते हैं इनको कोप अप करने में, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे हर्ज आ जाता है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द सप्लायर्स, वो क्या है भाई आपके मतलब आपके सप्लायर आपको कैश पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं। अगर आपके सप्लायर आपको उधार पे बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म से फाइनेंस की जरूरत कम पड़ेगी। आपके सप्लायर आपको कैश पे बेचते हैं, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, अच्छा ये हमारी टर्म है, थोड़ी सी लेंथी डिस्कशन है, इसको हम आगे चल के डिटेल में कवर करेंगे। बाकी सारे पॉइंट तो मैंने आपको एलैबोरेट कर दिए। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इसकी लेंथ का इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक क्या है, इसको मैं आगे चल के डिटेल में हम एलैबोरेट करेंगे, काफी लंबी इस पर डिस्कशन होगी। अच्छा ये तो होगी बात पहले सवाल का जवाब कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमारी इन्वेस्टमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, किन फैक्टर्स को कंसीडर करके हम इन्वेस्टमेंट लेवल डिसाइड करते हैं। हमें इस पे सवाल आ सकता है एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई या एमसीक्यू में कोई चीज इन पे सेट हो सकती है कि भाई इनमें से कौन कौन सी चीजें हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक है, तो वी मस्ट रीड देम, वी मस्ट अंडरस्टैंड देम एंड देन मेमोराइज देम बाय कॉन्सेप्ट, रटे लगा के नहीं, बाय कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है फाइनेंसिंग ऑप्शन। करंट एसेट में पैसा डालना कितना है, उसके बाद करंट एसेट की फाइनेंसिंग करनी कहां से है। ऑप्शन दो है, एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग, जो हमने करंट लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म। अब उसका स्प्लिट डिसाइड करना है। तो दोनों सोर्सेज के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, फायदा भी है नुकसान भी है। जैसे हम करंट एसेट्स को अगर लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करें तो सोर्सेज लॉन्ग टर्म में आती है एक इक्विटी और एक डेट, ये दो ऑप्शन है। एक्सपेंसिव हैं बट लो रिस्क है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली एक्सपेंसिव, इस पे हमारी बात हुई भी है, यील्ड कर्व के कॉन्सेप्ट पे हमने भी इसको डिस्कस किया था। और अदरवाइज भी हम जानते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली एक्सपेंसिव। व्हाई अदरवाइज, क्यों एक्सपेंसिव है, कौन बताएगा, एक बार चार्ट खड़ा करके बताए जी बेटा। मैच्योरिटी ज्यादा से क्या होता है, रिस्क ज्यादा हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टर जब लॉन्ग टर्म में किसी को उधार देता है तो उसका बैड डेट्स का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ने की वजह से उसका रिटर्न डिमांड ज्यादा करता है। तो हाई रिस्क इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म लोन्स इज हाई रिस्क, इसलिए वो एक्सपेंसिव है, तो कंपनी को एक्सपेंसिव पड़ता है। हम कंपनी की बात करें, अच्छा कंपनी को एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लो रिस्क कैसे है। ये रिस्क बेसिकली यहां पे लो रिस्क से मुराद जो है वो ये है, रिस्क ऑफ इट्स बीइंग विथड्रॉन, जो कि शॉर्ट टर्म में है। शॉर्ट टर्म के साथ पढ़ लो ना तो ये लो रिस्क आपको समझ आ जाएगा। यहां पे रिस्क से मुराद है रिस्क ऑफ लोन बीइंग विथड्रॉन, जो कि शॉर्ट टर्म में एग्जिस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक लॉन्ग टर्म में आपने लोन लिया, 5 साल के आपको बैंक ने लोन दे दिया, अब 5 साल तक लोन आपके पास है, आप अपनी तसल्ली से उसको अपनी जरूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल करो, रोटेट करो, आपको ये डर नहीं है। अनलाइक शॉर्ट टर्म के साल के एंड पे बैंक वापस मांग लेगा। शॉर्ट टर्म सस्ता जरूर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की एक्सपायरी 1 साल होती है। हर साल के एंड पे आपके सर पे तलवार लटक रही होती है, कहीं बैंक पैसा वापस ना मांग ले। और बैंक पैसा वापस मांगे तो चलते कारोबार में से पैसा वापस निकालना, पैसा आपके पास कैश में थोड़ी पड़ा होता है, पैसा तो आपका स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपके डेटर्स में पड़ा हुआ है, तो आप चलते कारोबार से सबको सब कैश बना के बैंक को वापस नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। सो शॉर्ट टर्म लेस एक्सपेंसिव है, चीप सोर्स है, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ बीइंग विथड्रॉन है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ विड्रॉल नहीं है। बैंक ने आपको 5 साल के लिए दिया तो 5 साल का प्रॉमिस है, 5 साल बाद ही पूछेगा आपसे। बेटा नॉर्मली शॉर्ट टर्म में, वैसे तो शॉर्ट टर्म लोन की एक्सपायरी होती है 1 साल की। आपने आज लोन लिया, बैंक कहता है जी ये लोन हमने आपको 1 साल के लिए दिया, लेकिन शॉर्ट टर्म नॉर्मली हर शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट में बैंक एक क्लॉज डाल देता है कि इट इज रीपेएबल ऑन डिमांड। एक्सपायरी तो 1 साल जरूर है, लेकिन इफ वी विल नीड वी मे डिमांड इट एंड देन इट विल बी रीपेएबल ऑन डिमांड। अगर हम नहीं मांगते तो साल बाद तो आपने करना ही करना है वापस, लेकिन हम बीच में भी मांग सकते हैं। दो नॉर्मली जो ड्यूरिंग द ईयर डिमांड है वो प्रैक्टिस नहीं होती, वो सिर्फ तब आती है जब कोवेनेंट ब्रीच करेंगे आप, तब वो डिमांड करेगा बैंक। नॉर्मली एक्सपायरी 1 साल की है तो 1 साल तक चलता है। और अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका बिहेवियर, बैंक के साथ डीलिंग ठीक रही है, आपने बैंक को टाइमली इंटरेस्ट पे किया, बैंक के साथ डीलिंग में कोई दिक्कत नहीं की, तो नॉर्मली बैंक साल बाद अगले 1 साल के लिए रिन्यू भी कर देता है, कि बैंक का तो काम ही लोन देना ना। तो आप अगर उसके साथ अच्छा चल रहे हो, इंटरेस्ट टाइम पे कर रहे हो, पूरा पे कर रहे हो, और आपका बिजनेस भी ठीक चल रहा है, तो उसको क्या हर्ज है, उससे आपसे पैसा लेके किसी और को दे, आपके पास पैसा है आपको चलने देगा वो, तो नॉर्मली रिन्यू भी हो जाता है। बट रिस्क इज देयर, बैंक चाहे कि नहीं भी, मैं दिक्कत में हूं, आप बहुत अच्छे हैं, मैं दिक्कत में, मुझे पैसा चाहिए, दे दो वापस, आप तो फंस गए ना। आप अच्छे चल रहे हो, लेकिन बैंक को तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, और बैंक का राइट वापस मांगना, वो मांग सकता है आपसे। लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं कर सकता, वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। सो इसलिए हम कहते हैं इसमें बहरहाल रिस्क ऑफ बीइंग विथड्रॉन है। आप जितने मर्जी अच्छे चल रहे हो, आपका कारोबार जितना मर्जी अच्छा चल रहा हो, रिस्क है, 1%, 2%, 5% ही सही, रिस्क है। जी बेटा, जी एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हमने कहा जी हमारे पास ऑप्शन ये भी है, हमारे पास ऑप्शन ये भी है, फिर हम यूज क्या करें, हम कौन सा फाइनेंस यूज करें, हमारे लिए बेहतर क्या है, हाउ टू बिल्ड अ कॉम्बिनेशन। ये जो हमने कहा था यहाँ पे 40-60 का ब्रेकअप बन रहा था, ये 100 की इन्वेस्टमेंट करनी है, 40 शॉर्ट टर्म, सॉरी 60 शॉर्ट टर्म, 40 लॉन्ग टर्म। इसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए, क्या बेहतर है, हमें 50-50 करना चाहिए या 40-60 करना चाहिए, 70-30 करना है या 30-70 करना है, क्या बेहतर है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का मिक्स क्या बनाए। तो जनाब इसकी फाइनेंसिंग, करंट एसेट की फाइनेंसिंग, ये डिपेंड करती है मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क। मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क के रेफरेंस से यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, यू मस्ट नो 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। कौन कौन से होते हैं? रिस्क सीकर, रिस्क न्यूट्रल, रिस्क एवर्स, 3 बिहेवियर है।
तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क क्या है, उस पर डिपेंड करेगा मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करेगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कॉम्बिनेशन की। ये भी हमारा इस पे भी एक सवाल आ सकता है पूरा कि वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी। अब यहां पे फिर बात अजीब सी लगती है, इट इज इनफैक्ट करंट एसेट फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन किताब में लिखा नजर आएगा वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी कि वर्किंग कैपिटल को कहां से फाइनेंस करें, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से। और भाई वर्किंग कैपिटल तो होता ही लॉन्ग टर्म है, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहां से आ गया, लेकिन किताब में लिखा नजर आता है। परेशानी हो जाना, मिक्स नहीं हो कर देना इसको। हम अक्सर जगह पे जहां पे वर्किंग कैपिटल किताब में लिखा होता है उसका मतलब करंट एसेट ही समझा जाएगा। तो हम करंट एसेट को कहां से फाइनेंस करें, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म से, ये डिपेंड करेगा मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क कुड बी रिस्क सीकर, इट कुड बी रिस्क न्यूट्रल और रिस्क अवर्स। क्या होते हैं बात, इफ यू ट्राई टू डिफाइन व्हाट हु इज अ रिस्क सीकर इन्वेस्टर, कौन होता है रिस्क सीकर, कौन होता है रिस्क न्यूट्रल, कौन होता है रिस्क अवर्स, कौन बताएगा? एक बच्चा एक डेफिनेशन अपनी मर्जी की बताओ, हाथ खड़ा करें, अपनी मर्जी की डेफिनेशन बताओ अपने अल्फाज में, कोई एकेडमिक डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। जी बेटा, रिस्क सीकर कुएं में छलांग लगाना चाहता है, पहाड़ी पर चढ़ के दरिया में कूदना चाहता है। कोई और बच्चा बताना चाहे, मजीद डिफाइन कर, इससे तो सही नहीं बताया। जी बेटा, रिस्क सीकर इन्वेस्टर कौन होता है? जी बेटा, जो ज्यादा रिलाई कर रहा हूं शॉर्ट टर्म लोन पे। रिस्क सीकर इन्वेस्टर कौन होता है? जी यहां तक सही बात आई मुझे लगता है, जो ज्यादा रिटर्न के लालच में ज्यादा रिस्क लेने पे तैयार है। ठीक है, सिर्फ ज्यादा रिस्क की बात नहीं है, ज्यादा रिटर्न के लालच में ज्यादा रिस्क लेने पे तैयार हो, वो रिस्क सीकर इन्वेस्टर होता है। और रिस्क एवर्स इन्वेस्टर कौन होता है? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। जी बेटा, एग्जैक्टली, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वो है जो कहता है रिटर्न कम होती है तो हो जाए, लेकिन मेरा रिस्क, मेरा पैसा बचा होना चाहिए, वो डूबने के चांसेस कम से कम होने चाहिए। तो रिस्क एवर्स, कम से कम रिस्क लेना है, रिटर्न कम होती है तो हो जाए। रिस्क सीकर, रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए, रिस्क जितना मर्जी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये दो। रिस्क न्यूट्रल है जो बैलेंस करके चलता है, भाई दोनों का कॉम्प्रोमाइज करना है, मुनासिब रिस्क के साथ मुनासिब रिटर्न की तलाश करनी है। अच्छा, अब हम फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। कितनी रिलायंस लॉन्ग टर्म पे हो, कितनी रिलायंस शॉर्ट टर्म पे, ये हमारी डिस्कशन होने जा रही है कि ठीक है, करंट एसेट्स को कंसीडरिंग द एटीट्यूड्स ऑफ द मैनेजमेंट किस तरह फैसला करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से फाइनेंसिंग का। लेकिन उस डिस्कशन से पहले थोड़ी सी करंट एसेट्स की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। करंट एसेट्स को अभी तक हमने सिर्फ करंट एसेट की टर्म में देखा था, लेकिन अब हम इसके दो हिस्से कर रहे हैं, एक परमानेंट और एक फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स। हमारे करंट एसेट्स, जितना आपका अकाउंटिंग का नॉलेज आ चुका है, आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी सीखी हुई है, और मे भी आपने रेशियो एनालिसिस भी की हो, जिसमें 2-2, 3-3 साल की बैलेंस शीट्स भी आपने देखी हो। लेकिन एक चीज वी ऑल एग्री कि करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, वो स्टॉक है, वो डेटर्स है, वो कैश है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती है। ये हम सबको पता है, करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट बदलती रहती है। दूसरी एक अहम बात, ये भी हम सबको पता है, बेशक पहले रजिस्टर हमने ना की हो, कि करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कभी भी रनिंग बिजनेस में जीरो नहीं होती। रनिंग बिजनेस में करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कभी जीरो नहीं होगी, ऊपर जाएगा एसेट, नीचे आएगा, बट जीरो पे कभी नहीं जाता। इसका मतलब हर रनिंग बिजनेस में देयर विल ऑलवेज बी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन करंट एसेट। भाई स्टॉक हमारा 200 रुपए भी जाता है, 150 पे भी आता है, बट 100 से नीचे कभी नहीं गया। डेटर से लेन देन हमारा 500 तक जाता है, नीचे आके 200 तक भी आता है, लेकिन 200 से नीचे कभी देखा नहीं हमने डेटर बैलेंस। इसी तरह कैश 100 रुपए से नीचे हम कभी जाने नहीं देते, बिजनेस में जरूरत पड़ती रहती है। सो एवरी बिजनेस हैज सम मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इन करंट एसेट। तो जनाब, उस मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को हम परमानेंट करंट एसेट कह देते हैं, और उसके ओवर एंड अबव जो फ्लक्चुएशन होती है उसको हम फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स कहते हैं। और ये ग्राफिकली हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर टाइमलाइन है, वक्त गुजर रहा है, या आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स हैं, तो वक्त गुजरने के साथ ये आपके नॉन करंट या कैपिटल एसेट हैं, ये आपके परमानेंट करंट एसेट्स हैं, और ये उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग पोर्शन है। ये आपका बेसिकली टोटल करंट एसेट्स हैं, ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। टोटल करंट एसेट्स में ये आपके परमानेंट करंट एसेट्स हैं, ये आपके फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं आपको रजिस्टर करवा दूं कि आप देख रहे हो कि कैपिटल एसेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो रनिंग बिजनेसेस में नॉर्मली रनिंग बिजनेसेस में नॉर्मली कैपिटल एसेट में साथ साथ कुछ ना कुछ रीइन्वेस्टमेंट होकर ग्रोथ आ रही होती है, और रनिंग बिजनेसेस कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे होते हैं। रनिंग बिजनेसेस नेचुरली ग्रोथ प्रोसेस में चल रहे होते हैं, तो इसीलिए उनमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही है, और परमानेंट करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर रही है। हाँ, फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट इसके ऊपर कभी नीचे, ये ऐसे कहानी चलती रहती है। अच्छा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग की बात, कि हमें अपने करंट एसेट्स को कैसे फाइनेंस करना चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म एसेट की फाइनेंसिंग में तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, इसको तो साइड पे कर दो, वो तो हमें पता है, ये तो लॉन्ग टर्म सोर्स से ही फाइनेंस किया जाता है इनको। तो लॉन्ग टर्म सोर्स से लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस किया जाता है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आता है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है। इसमें अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस।
मैनेजमेंट एटीट्यूड के मुताबिक हमारे पास डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शन है। हम 3 यहाँ पे केसेस बनाते हैं। और यहाँ से हम इसको एक अच्छा जी, आप जरा तो जैसे देखिएगा, हमने अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, ये डिस्क्रिप्शन आपके पास किताब में लिखी हुई है, मैं इसको ग्राफ में इलैबोरेट कर रहा हूं। एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क कुड बी रिस्क न्यूट्रल, रिस्क सीकर एंड रिस्क अवर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर रिस्क न्यूट्रल है तो वो एसेट की नेचर के मुताबिक सोच सेलेक्ट करता है। अगर रिस्क न्यूट्रल है तो उसको देखता है भाई ये परमानेंट करंट एसेट तो फिक्स एसेट की तरह लॉक हुए हैं ना, ये तो ये तो परमानेंटली इन्वेस्टमेंट यहां पे होनी है, तो परमानेंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करना वाइज है। तो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करना परमानेंट करंट एसेट्स को वाइज है। और जो शॉर्ट टर्म जो आपके फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स हैं इनको आप शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस कीजिए। ये है रिस्क न्यूट्रल अप्रोच कि आपने करंट एसेट्स के 2 हिस्से किए, एक परमानेंट एक फ्लक्चुएटिंग। आपने कहा जी परमानेंट करंट एसेट तो बिल्कुल परमानेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट्स की तरह ही हैं, तो इनको तो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करें, और फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट इनमें कभी हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कभी कम, इनको हम शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करते हैं। दिस इज अ बैलेंस्ड अप्रोच। देन कम द रिस्क सीकर। रिस्क सीकर का टारगेट है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा? जब कॉस्ट मिनिमाइज होगी। तो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है तो कौन सा सोर्स प्रेफर करेगा? शॉर्ट टर्म। तो जनाब जो रिस्क सीकर इन्वेस्टर है कहता है भाई सारे के सारे फ्लक्चुएटिंग तो करो ही करो, कुछ परमानेंट करंट एसेट्स को भी शॉर्ट टर्म सोर्स से फाइनेंस कर दो, सिर्फ परमानेंट करंट एसेट का थोड़ा सा हिस्सा वो लॉन्ग टर्म सोर्स से फाइनेंस करो। ये है रिस्क सीकर की अप्रोच कि भी हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कॉस्ट कम करनी है, रिस्क बढ़ता है तो बढ़े। अब देखिए यहां पर रिस्क, इधर रिस्क जरा बैलेंस हुआ है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपके पास परमानेंट है, ये टेम्परेरी है। अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपसे बैंक वापस मांग भी ले तो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट, मतलब आपको पार्ट ऑफ करंट एसेट से पैसा निकालना है ना, सारे करंट एसेट्स आपको खत्म नहीं करने। आप बिजनेस को तरीके से चलाते हुए ये रिटर्न ओके सोके ओके मैनेज कर सकते हो, लेकिन इसको मैनेज करना बिजनेस दांव पे लगाने वाली बात होगी। अगर इस केस में आप गए हो और आपसे बैंक पैसा वापस मांग ले तो आपको सारे फ्लक्चुएटिंग और पार्ट ऑफ द परमानेंट करंट एसेट भी डिस्पोज ऑफ करके फ्री लोन पे कर पाओगे, विच मे बी वेरी डेंजरस, हार्मफुल फॉर द बिजनेस। तो लेकिन रिस्क टीकर है, ये रिस्क लेने पे तैयार है। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसमें मुनाफा तो सालाना ज्यादा आ रहा है ना, सालाना मुनाफा तो ज्यादा कमा रहे हैं क्योंकि सालाना इंटरेस्ट कॉस्ट कम है। रिस्क ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वी आर रेडी टू टेक इट। रिस्क अवर्स, तो मैंने कब कहा तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं बात करता। रिस्क अवर्स, रिस्क अवर्स, रिस्क कम करना है भाई, तो मतलब लॉन्ग टर्म पे रिलायंस और बढ़ानी है, सारे के सारे परमानेंट भी और पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट भी ये लॉन्ग टर्म सोर्स से कर लो, और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ऑफ जो फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स है इनको शॉर्ट टर्म सोर्स से करो। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, इस पे 4-5 नंबर का नोट कैफ लेवल पे मुझे याद नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन सीफैप लेवल पे जब ये होता था तो हमें आया हुआ सवाल। ये जो मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दिया, इसी को 2-3 लाइनों में आपको बताना कि भाई रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर के लिए, अच्छा बाय द वे ये अप्रोचेस क्या कहलाती हैं वो तो हम लिखना भूल गए। ये अप्रोच कहलाती है मैचिंग, ये मैचिंग कहलाती है। ये अप्रोच कहलाती है एग्रेसिव, रिस्क सीकर एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं, और ये अप्रोच कहलाती है कंजर्वेटिव। सो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की 3 अप्रोचेस हैं डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क अगर न्यूट्रल है तो वो मैचिंग अप्रोच को फॉलो करते हैं, और मैचिंग अप्रोच क्या है? फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट को शॉर्ट टर्म से, परमानेंट करंट एसेट को लॉन्ग टर्म से। अगर इन्वेस्टर रिस्क सीकर है तो वो एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं। एग्रेसिव अप्रोच क्या है कि यू हैव मोर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म and less reliance on long term. As a result, company will be financing all of the fluctuating current assets and part of the permanent current asset using short term, and only part of the permanent current asset will be financed using long term. अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच, प्रोटेक्टिव सेफ अप्रोच फॉलो करते हो। सेफ अप्रोच का मतलब क्या है कि यू विल बी रिलाइंग मोर ऑन द लॉन्ग टर्म एंड लेस ऑन द शॉर्ट टर्म, मतलब ऑल ऑफ द परमानेंट करंट एसेट्स एंड पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट विल बी फाइनेंस्ड यूजिंग लॉन्ग टर्म, ओनली फ्रैक्शन और पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स आर फाइनेंस्ड यूजिंग शॉर्ट टर्म सोर्स। जी, एनी क्वेश्चन? तो हमने जो 2 सवाल हमें दिए गए थे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन दोनों सवालों पे डिस्कशन हमारी हुई है कंप्लीट, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस। ये भी पेंडिंग हमारा, हमने
वर्किंग कैपिटल पे जितनी बातें की वो तकरीबन हमारी सिमट भी गई हैं यहाँ पे आते आते। वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है, वर्किंग कैपिटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के फायदे, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में फाइनेंस मैनेजर के 2 काम, उनमें से पहले काम का हल, दूसरा काम फाइनेंसिंग हमने कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है इसके बाद जो आगे हमारी बात रह गई है वो कैश ऑपरेटिंग साइकिल की डिस्कशन ही है। और ये डिस्कशन खत्म करते करते शायद उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन और भी आए, लेकिन ये डिस्कशन खत्म करते करते बस चैप्टर हमारा खत्म हो जाना। मुझे लगता है कल नहीं तो परसों चैप्टर हमारा खत्म होगा, क्वेश्चन पे हम पहुंच जाएंगे। तो वेरी स्मॉल चैप्टर, अभी नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन हम समझ रहे हैं। कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, अभी नहीं, आगे वैसे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, टाइम हमारा जाना है भाई, खुदा का नाम लो। मंडे ट्यूसडे क्या, मंडे ट्यूसडे वैसे मेरा आपके कहने आपने कह दिया मेरा हो गया। अशरफ साहब से सौदेबाजी करनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं मिलना मंडे ट्यूसडे में से। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात। सिर्फ कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, सिर्फ ये एक जुमला हमने सीखना है। इसकी मेजरमेंट, इसके कंपोनेंट्स, वो सारी डिस्कशन बड़ी लंबी है जिस पे हमारे जो मैं कह रहा हूं कल और परसों के 2 दिन लगने हैं, वो सारी कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे लगने हैं। आज सिर्फ डेफिनेशन की बात करें। कैश ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है जी? एनी वॉलंटियर यहाँ पे जो बैठा हुआ है जिसने पहले पढ़ा हुआ है कैश ऑपरेटिंग साइकिल, फिर नाकाम हो गया, दोबारा आ गया इस क्लास में, क्या होता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल? थोड़ी सी बेहतर कोई डेफिनेशन किसी को पता है? नो। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इट मेजर्स गैप बिटवीन 2 इवेंट्स। 2 इवेंट्स के दरमियान एक गैप मेजर करता है, टाइम मेजर करता है। वो 2 इवेंट कौन से हैं? एक पेमेंट ऑफ कैश टू रॉ मटेरियल सप्लायर और दूसरा है रिकवरी ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर। क्योंकि आप इसमें ना सारा बिजनेस साइकिल आ जाता है। आपने सप्लायर को पेमेंट कर की तो आपकी जेब से पैसा निकल गया, रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट की, पैसा निकल गया। रॉ मटेरियल को आप प्रोडक्शन में डालते हो, उसको फिनिश गुड बनाते हो, फिनिश गुड को कस्टमर को सेल करते हो, फिर कस्टमर से रिकवर करते हो। तो जो पैसा आपने पे किया था सप्लायर को, अल्टीमेटली वो कुछ अरसे बाद कस्टमर से विद प्रॉफिट रिकवर हो रहा होता है। तो कैश ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली ये मेजर कर रहा है कि आपकी जेब से जो पैसा जाता है कारोबार में वो कितने अरसे बाद वापस आता है। और हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे। तो जितनी देर हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा तब तक हमें खर्चे अपनी जेब से करने पड़ेंगे ना भाई। मैंने अगर आज कारोबार में पैसा डाला, कल आ गया तो मैं उसी पैसे से साइकिल चला लूंगा ना। आज पैसा कारोबार में 100 रुपया डाला, कल 120 बन के वापस आ गया तो भाई मैं कल दूसरा साइकिल अपने पैसे से शुरू कर लूंगा। लेकिन आज पैसा डाला, कल नहीं आया, कल दोबारा मुझे डालना पड़ेगा। एक और दिन गुजरा, नहीं आया, एक और दिन, फिर मुझे और डालना पड़ेगा। इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट रुकती है, डिपेंड करती है कि पैसा वापस कब आ रहा है। तो जितना कैश ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ ज्यादा होती जाएगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। सो कारोबार का फायदा, जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं, कारोबार का फायदा इस चीज में है कि हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कम से कम करने की कोशिश करें। जितनी कैश ऑपरेटिंग साइकिल को कम करेंगे उतना हमें कारोबार में कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने सिर्फ ओवरऑल एक डेफिनेशन बताई, इसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन है, फिर उनकी डिस्कशन है, उसकी रेलेवेंस है, डिसीजन मेकिंग का रेफरेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट का रेफरेंस है। तो इंशाअल्लाह इसमें हम बात इंशाअल्लाह कल शुरू करेंगे और लेकर चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।